हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का सेकेंड पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने अब तक अध्ययन किया कि जब आईआर रेडिएशंस किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्शन करती हैं तो उन आईआर रेडिएशंस को उस मटेरियल के द्वारा यदि ऑब्जर्व कर लिया जाता है तो उस मटेरियल का कोई पर्टिकुलर ग्रुप एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लग जाता है, जिससे हमें एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है, जिसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा या आईआर स्पेक्ट्रा कहते हैं। जब किसी मॉलिक्यूल का या मटेरियल का कोई ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप वाइब्रेट करने लगता है तो वो वाइब्रेशन एक निश्चित फ्रीक्वेंसी पर होता है और उस फ्रीक्वेंसी को ही हम कहते हैं वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर जो मॉलिक्यूल का ग्रुप है वो पेरियोडिक मोशन शो करता है। वो एक निश्चित रेंज के बीच में ही बॉन्ड लेंथ में चेंज लेके आता है। एक निश्चित दूरी तक बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, फिर वापस घटती है। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इस फॉर्मूले के द्वारा हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। न्यू बराबर 1/2 पाई इंटू रूट के अपॉन न्यू, जहाँ के बॉन्ड स्ट्रेंथ है। सिंगल बॉन्ड के लिए इसका वैल्यू 5 × 10⁻5 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। म्यू रिड्यूस्ड मास है, जिसका वैल्यू हम इस प्रकार से काउंट कर सकते हैं। जिस पर्टिकुलर बॉन्ड के लिए हम बात कर रहे हैं उस बॉन्ड से जो दो एटम जुड़े हुए होते हैं उनके लिए मास m1 m2 है। ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जब हम वेव नंबर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होगा न्यू बार इज इक्वल टू 1/2 पाई c इंटू रूट के अपॉन म्यू पर सेंटीमीटर। इस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को ये फैक्टर प्रभावित करते हैं। वाइब्रेशनल कपलिंग का मतलब हुआ कि किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग ग्रुप की जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज हैं वो आपस में कपलिंग करने लग जाती है, वो आपस में इंट्रैक्शन करने लग जाती है। एच बॉन्डिंग, जब पर्टिकुलर बॉन्ड एच बॉन्डिंग में भाग ले लेता है तो उसका जो बॉन्ड स्ट्रेंथ के है वो चेंज हो जाता है, जिससे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का मान भी चेंज हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की वजह से भी जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो चेंज होती है, तो उस वजह से भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। इसके अलावा फील्ड इफेक्ट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का भी बॉन्ड का जो स्टेबिलिटी है या बॉन्ड का जो पोलरिटी है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इस वजह से ये फैक्टर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को प्रभावित करते हैं। ये जो वाइब्रेशन है उनको हम दो प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हार्मोनिक और अनहार्मोनिक, जिसको यहाँ पर इस प्रकार से डायग्राम के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। ये हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये अनहार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ v इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 ये सब वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स हैं।
वाइब्रेशन एनर्जी लेवल को हम V + 1/2 h न्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम वाइब्रेशन एनर्जी लेवल का जो क्वांटाइज्ड फॉर्म है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जहां V वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है जिसका वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन, इस प्रकार से हम रखते हैं। जब ग्राउंड स्टेट यानी V बराबर 0 से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट V बराबर 1 में ट्रांजिशन होता है तो हमें एक इंटेंस पीक प्राप्त होती है, जिसे हम फंडामेंटल पीक या फंडामेंटल बैंड कहते हैं। जब वाइब्रेशन ट्रांजिशन होता है तो उसके लिए जो सिलेक्शन रूल है वो डेल्टा V इज इक्वल टू ±1। ये इसके लिए फंडामेंटल या नॉर्मल जो सिलेक्शन रूल है वो है। उसके अकॉर्डिंग ट्रांजिशन के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो एनर्जी होगा डेल्टा E वाइब्रेशनल इज इक्वल टू वाइब्रेशन एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑफ अपर वाइब्रेशन लेवल माइनस एनर्जी ऑफ लोअर वाइब्रेशन लेवल। अगर हम कहें कि ट्रांजिशन V0 से V1 में हो रहा है तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है वो होगा V1 का एनर्जी माइनस V0 का एनर्जी। V1 का एनर्जी जब हम V का वैल्यू 1 रखेंगे तो आएगा 1 + 1/2 h न्यू, और V0 के लिए जो एनर्जी है वो V का वैल्यू 0 रखने पर आएगा 0 + 1/2 h न्यू। तो ये हो गया 1.5 h न्यू, ये है हाफ h न्यू। जो दोनों का डिफरेंस किया तो डेल्टा E जो वाइब्रेशन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी है उसका वैल्यू आया h न्यू। जीरो पॉइंट एनर्जी, ये कई बार पूछा जाता है कि जीरो पॉइंट एनर्जी क्या है, ZPE। तो जीरो पॉइंट एनर्जी जैसे अभी हमने वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स जब निकाले तो वहाँ पर हमने देखा कि जब ट्रांजिशन V0 से V1 में होता है तो V0 की एनर्जी और V1 की एनर्जी को हम कंपेयर करते हैं। तो V0 की जब हमने एनर्जी निकाला तो वो एनर्जी आया 0 + 1/2 h न्यू, और सॉल्व करने पर आता है 1/2 h न्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वो मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में है, वाइब्रेशनल एनर्जी के अकॉर्डिंग वो ग्राउंड स्टेट में है, V बराबर 0 पर है, तो उस कंडीशन में उसका एनर्जी होना चाहिए थे 0। अतः उस कंडीशन में उसमें कोई वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि जब हम फॉर्मूला के द्वारा हम एनर्जी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो एनर्जी का वैल्यू 0 प्राप्त न होकर 1/2 h न्यू प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 0 या ग्राउंड स्टेट में भी एनर्जी का कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो यहाँ पर इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और इस एनर्जी को हम कह रहे हैं जीरो पॉइंट एनर्जी। जब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा का हमने अध्ययन किया था वहाँ पर हमने देखा था कि वहाँ पर जो ग्राउंड स्टेट है या जीरो लेवल है, जहाँ J इज इक्वल टू 0 रखा था, फॉर्मूला था अपने पास B एनर्जी ऑफ रोटेशनल लेवल इज इक्वल टू B इंटू J + 1। वहाँ जब हम J का मान 0 रखते हैं तो एनर्जी का वैल्यू भी 0 आ जाता है। तो वहाँ ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जो वैल्यू है वो 0 था। लेकिन यहाँ जो वाइब्रेशनल लेवल की हम बात करते हैं वहाँ पर ग्राउंड स्टेट या V बराबर 0 पर एनर्जी का वैल्यू 0 ना होकर कुछ है, जिसका वैल्यू फिक्स आया 1/2 h न्यू। तो इस प्रकार यहाँ ग्राउंड स्टेट में भी कुछ एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल एनर्जी होती है। इस वाइब्रेशनल एनर्जी को ही हम कह रहे हैं ZPE, जीरो पॉइंट एनर्जी। सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग जो ट्रांजिशन होता है उसमें जो मेन ट्रांजिशन है वो V बराबर 0 से V बराबर 1 में होता है। ये जो ट्रांजिशन है इसके कारण जो बैंड हमें प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे फंडामेंटल बैंड। इसके अलावा अदर ट्रांजिशंस भी होते हैं, उनमें 2 प्रकार के ट्रांजिशन और हैं मुख्य, जिन्हें हम ओवरटोन बैंड और हॉट बैंड के नाम से जानते हैं। ओवरटोन जो बैंड है उसे हम फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन या थर्ड ओवरटोन इस प्रकार से क्लासिफाई करके बता सकते हैं। फर्स्ट ओवरटोन जब
v बराबर 0 से v बराबर 2 में ट्रांजिशन होगा तो उसे हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। जब v बराबर 0 से v बराबर 3 में ट्रांजिशन होगा तो उसे हम बोलेंगे सेकेंड ओवरटोन। हॉट बैंड, तो हॉट का यहाँ मीन निकलता है हायर एनर्जी। तो जब मॉलिक्यूल v बराबर 0 से v बराबर 2 में ट्रांजिशन करेगा तो उसका जो ग्राउंड स्टेट है वो हायर एनर्जी वाला है, इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हॉट यूज़ किया है। तो इस प्रकार का जो ट्रांजिशन है हायर एनर्जी लेवल से और अधिक हायर एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन जो होना है उसे हम बोलेंगे, उससे जो बैंड हमें प्राप्त होगी उसे हम बोलेंगे हॉट बैंड। जब ये ट्रांजिशन होते हैं तो जैसा हमने इससे पहले डायग्राम में देखा था कि दो प्रकार के मोशन वाइब्रेशन के द्वारा प्राप्त होते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एक तरह से पीरियोडिक मोशन है, इसमें डिस्टॉर्शन है वो सेम होता है, जितना डिस्टॉर्शन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा रिस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही लगेगा, तो वो वापस उसी कंडीशन में आ जाएगा, जो स्टार्टिंग कंडीशन है वहीं पर आ जाएगा। अनहार्मोनिसिटी या अनहार्मोनिक मोशन में ये दोनों बैलेंस नहीं होते हैं, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस है या हम कहेंगे जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो उसको वापस उसी कंडीशन में नहीं ला पाता है, तो वो हो जाएंगे अनहार्मोनिक मोशन। अगर वाइब्रेशन हो रहा है मॉलिक्यूल में किसी बॉन्ड का और वाइब्रेशन के बाद या वाइब्रेशन के दौरान उनका जो पीरियोडिक पोजीशन अगर हम देखें वो सेम रहता है तो हार्मोनिक है, और सेम नहीं रहता तो वो अनहार्मोनिक है। ये जो वाइब्रेशंस हैं उनके वाइब्रेशंस मोड में हम तीन प्रकार के वाइब्रेशंस, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो देख सकते हैं। नॉर्मल मोड, तो नॉर्मल मोड में मुख्य रूप से हमें फंडामेंटल बैंड प्राप्त होती है। इसके अलावा कम्बिनेशन बैंड भी होती है। कम्बिनेशन बैंड में किसी मॉलिक्यूल के जो अलग अलग ग्रुप हैं उनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज आपस में इंट्रैक्शन करने लग जाती है, और उनके इंट्रैक्शन से या उनके कम्बिनेशन से हमें जब बैंड प्राप्त होती है तो उन्हें हम कम्बिनेशन बैंड्स बोलते हैं। इसके अलावा ओवरटोन बैंड्स, तो वो जैसे हमने देखा कि v बराबर 0 से जहाँ सिलेक्शन रूल +-1 नहीं है, जहाँ पर सिलेक्शन रूल +-1 के बजाय +-2, +-3, +-4 इस प्रकार से होता है, उन्हें हम बोलते हैं ओवरटोन मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये जो वाइब्रेशंस हैं इनमें से फंडामेंटल वाइब्रेशंस कितने होंगे जिनके कारण हमें अधिक इंटेंस पीक प्राप्त होती है, उनकी संख्या थ्योरेटिकली हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के अकॉर्डिंग। तो जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उन लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 3n-5। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि लीनियर मॉलिक्यूल में टोटल फंडामेंटल ट्रांजिशन कितने प्रकार के होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग कितनी प्रकार की पीक होनी चाहिए, ये थ्योरेटिकल वैल्यूज बताता है। जो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है उसके लिए जो फंडामेंटल पीक्स हैं उनकी संख्या होनी चाहिए 3n-6 के अकॉर्डिंग। यहाँ n नंबर ऑफ द एटम इन द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल CO2 मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो CO2 मॉलिक्यूल लीनियर है, यहाँ n = 3 है, तो लीनियर होने की वजह से यहाँ हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे 3n-5। n का वैल्यू 3 रखा, इसके अकॉर्डिंग 4। तो हम कह सकते हैं कि CO2 मॉलिक्यूल में टोटल 4 फंडामेंटल पीक होनी चाहिए। ये जो पीक है ये स्ट्रेचिंग पीक, जैसे यहाँ पर सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पीक, इनमें से फिर हम ये देखते हैं कि जो जिन वाइब्रेशन की वजह से मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट चेंज होता है वो एक्टिव वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से हमें स्पेक्ट्रा में पीक प्राप्त होता है। और जिस वाइब्रेशन की वजह से म्यू में कोई चेंज नहीं होता है, डायपोल मोमेंट में कोई चेंज नहीं होता है, उसकी वजह से हमें कोई पीक प्राप्त नहीं होगा।
तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कुछ अलग होती है। यहाँ पर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम थ्योरेटिकल वैल्यूज़ निकाल पाते हैं। फिर कम्बिनेशन पीक भी हमें प्राप्त हो जाती है। कुछ पीक हैं वो इतनी कम इंटेंसिटी वाली होती हैं कि वो ऑब्जर्व भी नहीं हो पाती हैं। तो प्रैक्टिकल जो संख्या है इनकी पीक की, वो इस वजह से थ्योरेटिकल वैल्यू से कुछ चेंज दिखाई देती है। कोई एक मॉलिक्यूल अगर IR रेडिएशन के साथ इंट्रैक्शन कर रहा है और उस इंट्रैक्शन से उसके डायपोल मोमेंट में चेंज होता है, तभी हम कहेंगे कि उसका IR स्पेक्ट्रा हमें प्राप्त होगा या वो मॉलिक्यूल IR एक्टिव होगा। इसी वजह से O2, N2 इस प्रकार के जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो IR इनएक्टिव है, जबकि CO2, H2O, NH3 इस प्रकार के जो हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल हैं वो IR एक्टिव है। ये कुछ पीक हैं जो ग्रुप हैं उन ग्रुप के अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार ये जो पीक वैल्यू है इनके अकॉर्डिंग जब हम IR स्पेक्ट्रा देखते हैं किसी मॉलिक्यूल का, तो हम IR स्पेक्ट्रा के अकॉर्डिंग ये पता लगा सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के अंदर कौन कौन से स्पेसिफिक बॉन्ड होंगे या कौन कौन से स्पेसिफिक ग्रुप होंगे। ओके, थैंक्स। आज इतना ही।